नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे पुराने वर्षों के मेंस पेपर यूपीपीसीएस के हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वर्ष 2019 के GS2 के कुछ सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अपने आज के लेक्चर में उसके आगे के सवालों को हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अगर इस बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज का पहला सवाल है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में, यानी जन प्रतिनिधित्व कानून के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है कि इस कानून के जो मुख्य तत्व हैं उसकी आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी उसको हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। जब क्रिटिकली वर्ड आ जाता है तो इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बतानी होती हैं, या फिर इसके जो प्रावधान है, जो इसके एलिमेंट्स हैं, उसके साथ जुड़ी हुई अच्छी बातें क्या हैं और इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, यहाँ पे वो भी आपको लिखना होगा। तो शुरू आप कैसे करेंगे? देखिए, आप एक पृष्ठभूमि देकर अपने उत्तर को शुरू कर सकते हैं। बता सकते हैं ये अधिनियम क्यों लागू किया गया था। फिर उसके बाद जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है आप इसके प्रावधान के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रश्न कहता है कि आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, इसीलिए अधिनियम से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में भी आपको बताना होगा। तो दोस्तों देखिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये जन प्रतिनिधित्व कानून या फिर लोक प्रतिनिधित्व कानून से डील करने को हमको कहता है, तो ये जो अपने आप में RPA है ये इलेक्शन से संबंधित है। तो अगर आपको शुरुआत करनी हो तो आप यहाँ पे इलेक्शन के बारे में भी लिख कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जो इलेक्शन है वो हमारे भारत के लोकतंत्र की नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पे हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। इलेक्शन हमारे देश के नागरिकों को ये अधिकार देते हैं कि वह अपने पसंद का कोई व्यक्ति, कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन सके जो उनके बिहाफ पे इस देश को चला सके। फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वह राज्य से संबंधित जो भी इलेक्शन होते हैं या फिर जो केंद्र से संबंधित इलेक्शन होते हैं उसके संदर्भ में अलग अलग प्रावधान कर सकते हैं। ये जो पावर है ये अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में दी गई है और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने RPA बनाया था, ये अधिनियम लागू किया था। तो इस तरीके से आप एक चीज़ कनेक्ट करते हुए अपने उत्तर को RPA पे ले आए हैं। अब ये RPA है, इसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है वो आपको लिखना होगा। जैसे कि आप बता सकते हैं ये बताता है किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं, क्या प्रोसेस है। उसके अलावा ये बताता है कि जो पूरी इलेक्शन की मशीनरी है उसको किस प्रकार वर्क करना चाहिए। साथ में ये बताता है क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन हो सकते हैं और क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, यानी किन आधारों पे आपको चुनाव से या चुनाव में खड़े होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके अलावा ये बताता है कि भाई अगर आपका आचरण जो है वो भ्रष्ट हुआ तो आपके साथ क्या होगा, क्या आपको सज़ा मिलेगी। उसके अलावा साथ में ये भी बताता है कि कितना रुपए खर्च कर सकता है लोकसभा और स्टेट की विधानसभा। तो इन सब प्रावधानों को आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं और फिर आप इसकी कुछ जो चुनौतियां हैं या फिर जो कमियां हैं उसके बारे में बताएं। आप कह सकते हैं ये अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन मशीनरी का मिसयूज़ करता है, दुरुपयोग करता है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, इस बारे में ये कुछ नहीं कहता। इस प्रकार से आप इसकी कुछ चुनौतियों के बारे में भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हमने यहाँ पे उत्तर अपना तैयार किया है। जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआत की गई है चुनाव से। भाई चुनाव जो है वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है, उसका वो फाउंडेशन है। यह सिटीजन्स को अधिकार देता है कि वह अपने स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें, यानी नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है। जो भारत की संसद है उसको संसदीय और राज्य विधायिका के चुनावी कार्य के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है और यह अधिकार हमारा
संविधान उसको देता है अनुच्छेद 324 से 329 तक के बीच में, और इसी की वजह से हमारे सामने उभर के आया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। यहाँ पे आपने इसकी भूमिका बना दी, इंट्रोडक्शन आपने पूरा लिख दिया। अब अगले भाग की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपको इसके प्रावधान के बारे में बताना है। और दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम आपको 125 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है, इसी वजह से ये जो प्रावधान है इनको आप कोशिश करें कि शॉर्ट में ही लिखें, ज़्यादा डिस्क्राइब ना करें, क्योंकि इसके आगे भी आपको चुनौतियों या फिर चैलेंजेस के बारे में बात करनी है। तो प्रावधान में हम लोग दोस्तों कह सकते हैं संसद और राज्य विधायिका के चुनाव कराने की क्या प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख करता है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि प्रशासनिक तंत्र और चुनावों के संचालन के लिए उनकी संरचना के बारे में भी विवरण देता है। भाई आपकी सदस्यता से संबंधित चीज़ों के बारे में बताता है किस बिना पे आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है और इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। उसके अलावा यह बताता है अगर भ्रष्ट आचरण हुआ किसी भी व्यक्ति का तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। उसके अलावा इस संबंध में अगर चुनाव में कोई सवाल या कोई विवाद उठता है तो उसका भी निर्णय करता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट इसका प्रावधान ये है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो चुनाव हैं उनके व्यय की सीमा तय करता है, उसके बारे में विवरण देता है। हालांकि अब हम बात करते हैं चुनौतियों पे। आपने पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने इसके प्रावधान लिखे, अब अंत में आप इसकी चुनौतियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ ऐसी चुनौतियाँ भी हैं जो इस अधिनियम के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके संबंध में कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं, और इसी का अभाव जो सत्तारूढ़ दल है यानी जो रूलिंग पार्टी है वो अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकती है। जैसे सरकार चुनाव से तुरंत पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकती है, क्योंकि भाई इसमें तो लिखा नहीं है कि अगर हमने कोई दुरुपयोग किया या मिसयूज़ किया तो हमारे ऊपर क्या कार्रवाई होगी। तो अगर हम मिसयूज़ कर भी लेते हैं तो भी ज़्यादा कुछ चिंता की बात होती नहीं, और आम तौर पर जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो पावर में होती है, वो इलेक्शन से तुरंत पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है और उसके इस दुरुपयोग की कोई कार्रवाई करने का कोई प्रावधान इसमें दिया नहीं गया है। साथ में इसकी वजह से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग भी हो सकता है। उसके अलावा आमतौर पर यह देखा जाता है कि चुनाव से ठीक पहले कुछ शीर्ष अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इसीलिए भी जो संदेह है वो और प्रबल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर यहाँ पे चैलेंजेस के साथ समाप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कुछ प्रावधान देता है कि क्या आपको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर दो ग्रुप्स के बीच में घृणा को बढ़ा रहा हो या किसी प्रकार के और क्राइम में इन्वॉल्व हो, जैसे कि बलात्कार या फिर आतंकवाद संबंधी किसी एक्ट में वो इन्वॉल्व हो, या वो हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी प्रकार से अपमानित करता हो, तो उसको 6 साल के लिए कम से कम अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये इस एक्ट का सेक्शन 8 का क्लॉज 1 बताता है। उसके अलावा इसी का सेक्शन 8 का क्लॉज 2 ये बताता है अगर किसी व्यक्ति को सज़ा हुई हो डाउरी में, होर्डिंग में, और कम से कम उसको 6 महीने की अगर सज़ा हुई हो तो वो डिस्क्वालीफाइड या फिर अयोग्य घोषित हो जाता है, और एक बार वो सज़ा काट के बाहर आ भी जाए तो भी 6 साल तक के लिए वह व्यक्ति अयोग्य ही रहता है। अगर किसी और जुर्म में किसी व्यक्ति को सज़ा हुई हो, उसको कारावास हुआ हो और कम से कम ये कारावास 2 साल का हो, तो जब वो जेल से रिलीज़ होता है उसके बाद 6 साल तक उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, वो चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। हालांकि ये कुछ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई एमपी और एमएलए जो कि अभी मौजूदा सरकार में हैं, लोकसभा में हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, उनको इस किसी भी प्रावधान के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन से ये बचाता है अगर वह 3 महीने के अंदर अंदर एक अपील फाइल कर देते हैं। तो अगर आपके पास कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि क्या अलग अलग ये अयोग्य होने के लिए धारणाएं निश्चित करता है या फिर प्रावधान निश्चित करता है, तो आप इनके बारे में जिक्र कर सकते हैं।
फिर आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है ये सबको अयोग्य घोषित करता है, जो MP MLA अभी बैठे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या चैलेंजेस या चुनौतियां हैं इलेक्शन से संबंधित। देखिए, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट होता है वो पूरी तरीके से अपने एसेट्स डिस्क्लोज करता नहीं है। अगर वह करता भी है तो वह संपत्ति के बारे में गलत या अधूरी जानकारी देता है। उसके अलावा एक गठजोड़ या फिर एक नेक्सस बना रहता है ब्यूरोक्रेट्स के बीच में और राजनेताओं के बीच में। राजनीतिक तंत्र, सरकारी तंत्र का जब दुरुपयोग किया जाता है तो उससे संबंधित मुद्दों के ऊपर कोई भी स्पष्ट नियम नहीं है, ये भी एक चुनौती है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस अधिनियम के तहत कोई भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है जिससे यह राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर सके। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लगे हों तो दोष सिद्धि से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं कर सकती। उसके अलावा चुनाव आयोग के पास अपना खुद का स्टाफ नहीं है। जो इसका स्टाफ आता है वो आमतौर पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, तो इसकी वजह से ये कोई भी बड़ा बदलाव लाने में भी असमर्थ होता है। अगर आपके पास चुनौतियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप ये सब पॉइंट्स उसमें जोड़ सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे राज्य के विधान परिषद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके सृजन और उन्मूलन की प्रक्रिया का वर्णन हमको करना है। ये क्वेश्चन उस समय इसीलिए पूछा गया था क्योंकि तब आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है वह एक प्रस्ताव लाना चाह रही थी जिसके अंतर्गत वह विधान परिषद को डिसॉल्व करना चाहती थी, उसको समाप्त करना चाहती थी। इसी वजह से ये आपके सवाल पूछा गया था। हालांकि आज के समय में इसका रेलेवेंस कम है क्योंकि ये उस समय के करंट अफेयर से संबंधित सवाल था, परंतु फिर भी हम इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। देखते हैं अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो उसका कैसे आंसर हमको बनाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि किस प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव की जो काउंसिल्स होती है उनको क्रिएट और अबॉलिश किया जाता है। तो आप जब अपना उत्तर शुरू करेंगे तो उन अनुच्छेदों का जिक्र करके अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं जो इससे संबंधित हों। उसके बाद जो दूसरा भाग है सवाल का कि आंध्र प्रदेश सरकार ये रेजोल्यूशन जो लाई थी उसके पीछे क्या क्या कारण थे, उस बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप लिख सकते हैं जिन जिन राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली होती है उसमें जो उच्च सदन होता है, जो अपर हाउस होता है उस स्टेट के बाइकैमरल लेजिस्लेचर में, उसको हम लोग विधान परिषद के नाम से जानते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आप अनुच्छेद 169 का वर्णन कर सकते हैं या फिर 169 आर्टिकल के बारे में आप कह सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वह किसी भी राज्य की विधानसभा का या तो विघटन कर सकती है या फिर उसका गठन कर सकती है। पर यह तभी संभव होता है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में कोई संकल्प पारित करती है। तो जो इस प्रकार के प्रस्ताव होते हैं वह उस राज्य की विधानसभा में पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पूर्ण बहुमत नहीं, यहाँ पे विशेष बहुमत से पारित होगी। ये थोड़ी सी गलती हो गई बोलने में। ये जो पर्टिकुलर राज्य है इसके संबंध में यह जो प्रस्ताव है वो उसको विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है एक तो जो विधानसभा है उसकी कुल सदस्यता और विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। तो अगर ये मिल जाता है तो इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ये जो है रेजोल्यूशन आगे निकल जाता है। फिर पार्लियामेंट अगर इसको अप्रूव कर देती है तो फाइनली जो भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका विघटन हो जाता है, वो अबॉलिश हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस आप बता सकते हैं क्योंकि जो पहला भाग है आपके इस सवाल का वो इसी के बारे में बात करता है। फिर दोस्तों इसके आगे आप बात कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो असेंबली है, जो विधानसभा है, वो उसकी विधान परिषद को क्यों समाप्त करना चाह रही है। तो उस समय जो 2019 की बात है या 2019-20 आप मान लीजिए, उस समय जगमोहन रेड्डी की वहाँ पे सरकार थी। तो इनकी जो नंबर्स हुआ करते थे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो माइनॉरिटी में थे, यानी ये वहाँ पे अल्पसंख्यक थे, जिसके कारण बहुत सारे बिल जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे उस राज्य के लिए वो यहीं पे अटक जाते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बिल पारित करने का सरकार ने प्रयास किया था जिसके तहत आंध्र प्रदेश की 3 अलग अलग राजधानियाँ बनाने की बात की गई थी, पर क्योंकि उनके पास इनफ
मेजॉरिटी नहीं थी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इस वजह से ये बिल वहीं पर रुक गया। उसके अलावा सरकार ने ये कहा था कि ये राजकीय खजाने पे एक बहुत बड़ा बोझ का कार्य करता है। करीब 60 करोड़ रुपए हर साल राज्य के विधान परिषद के ऊपर लगते हैं, तो ये भी एक कारण था। उसके अलावा ये कहा गया था कि भाई देखा इन दिनों ऐसा जा रहा है कि जो विधान परिषद है वो ऐसे नेताओं को स्थापित करने के लिए एक माध्यम बनता है जो इलेक्शन में सक्सेसफुल ना हुए हों, पर उनको राजनीति में रहना है, तो उनको ये लोग विधान परिषद में रख देते हैं और फिर मेजॉरिटी ऐसे लोगों की होने के कारण जो इम्पोर्टेंट बिल हैं वो बीच में ही अटक जाते हैं, पारित नहीं हो पाते। इसी सब के चलते जो आंध्र प्रदेश सरकार थी उसने यह बिल या ये रेजोल्यूशन या प्रस्ताव आगे बढ़ाने की कोशिश की थी कि वहाँ की विधानसभा को समाप्त कर दिया जाए। अब दोस्तों देखते हैं इसका हमने उत्तर किस प्रकार से लिखा है। देखिए, जो ऐसे विधायिका होती हैं जहाँ पे दो अलग अलग सदन होते हैं, उसमें जो उच्च सदन होता है उसको हम लोग विधान परिषद कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 का क्लॉज 1 राज्य में विधान परिषद के विघटन या गठन का प्रावधान करता है। इसके तहत वो जो पावर देता है वो संसद को देता है। संसद विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है और उसको बना भी सकती है। इसके संबंध में लेकिन जो भी संबंधित राज्य है वह एक प्रस्ताव पारित करता है। इसके लिए उस पर्टिकुलर विधानसभा में 2/3 बहुमत या फिर अगर हम बात करें तो विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे विधान परिषद जो थी उसमें जो वर्तमान सरकार थी उस समय की वह अल्पमत थी। करीब 58 सदस्य उसमें वो हुआ करते थे, जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट काफ़ी सारे बिल्स यहाँ पे अटक जाया करते थे। भाई अगर आपकी ये विधान परिषद में टोटल 58 सदस्य हैं तो उस सरकार के यहाँ पे 9 सदस्य ही मौजूद थे, तो अगर कोई बिल यहाँ पे पहुँचता था तो ये 9 सदस्य क्या कर लेंगे, तो इस वजह से वो बिल वहीं अटक जाता था। और यही उस सरकार का दावा रहा कि ये विधान परिषद जो है सरकार के महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित होने से रोक रही है। और इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक बिल यहाँ पे पास किया जाने की कोशिश की जा रही थी जब आंध्र प्रदेश अपने क्षेत्र के लिए 3 अलग अलग राजधानियाँ बनाना चाह रहा था, लेकिन विधान परिषद द्वारा इस बिल को रोक लिया गया। फिर उसके बाद सरकार ने यह भी दलील दी थी कि राजकीय खजाने पे ये बोझ के रूप में दिखाई देता है, वह इसलिए करीब 60 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इसके ऊपर लगते हैं और इसका ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रोल भी नहीं है। फिर साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि परिषद का उपयोग इन दिनों उन नेताओं को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है जो इलेक्शन जीतने में सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको राजनीति में बना रहना है तो उनको विधान परिषद का हिस्सा बना दिया जाता था। तो इसी वजह से आंध्र प्रदेश विधानसभा वहाँ की विधान परिषद को समाप्त करना चाह रही है। हालांकि ये करीब 2020 की खबर है जब इस प्रकार का प्रस्ताव ये सरकार लाई थी। उसके बाद का अगर 2021 का रीसेंट डेवलपमेंट देखें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया था, इस जो रेजोल्यूशन है उसको विड्रॉ कर लिया था। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधानों का आपको वर्णन करना है। ये भी उस समय की करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, अभी ये इसका रेलेवेंस कम हो जाता है। अब आज के समय में ये उतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसके उत्तर को ज़रूर देख लेते हैं। देखिए इसमें जो कीवर्ड है उसको डिस्क्राइब रखा गया है, या फिर अगर यहाँ बात करें तो आपको वर्णन करना है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है तो एक भूमिका आपको तैयार करनी पड़ेगी कि भाई इस एक्ट से जो होने वाले फ़ायदे हैं उसके पहले क्या है। तो हम ऐसे करेंगे कि भाई भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आप एक्चुअल में रियलाइज़ कर सकते हैं, वो आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत में विविधता में एकता बसी है। तो इसीलिए अलग अलग देशों से लोग यहाँ की नागरिकता लेने के लिए आकर्षित होते हैं। तो ये आपने बना दी भूमिका। अब नागरिकता के बारे में हमको आगे बात करनी है इस अधिनियम में, इसीलिए हमने इस प्रकार का इंट्रोडक्शन लिखा है। फिर आगे जाके आप इसके प्रावधानों के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप प्रावधान की दोस्तों बात करते हैं आगे तो आप पहले ये लिख सकते हैं कि ये जो एक्ट आया इसके कारण 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको संशोधित कर दिया गया, या उसको इसने रिप्लेस कर लिया, यह बेहतर शब्द रहेगा। फिर इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि ऐसे लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करना, पहले तो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं और वो 6
धर्मों से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं या फिर सिख हैं या क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं या फिर वो जैन हैं, और अगर इलीगल माइग्रेंट भी हैं, और अगर वो भारत के 3 पड़ोसी देशों से हैं यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो उनको हम भारत की सिटीजनशिप दे देंगे। यानी मुस्लिम्स को छोड़ के जो भी दूसरे धर्म हैं, अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हैं और भारत में इलीगल माइग्रेंट के तौर पे आए हैं, तो उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। फिर उसमें कुछ एक बदलाव किए गए, जैसे जो पुराना 1955 का अधिनियम हुआ करता था, उसमें ये बात थी कि भाई अगर आपको नेचुरलाइजेशन से यहाँ का सिटीजन बनना है तो पिछले 14 में से 11 वर्ष से आप भारत में रह रहे हों और पिछले 12 महीने से तो आप लगातार भारत में रह रहे हों, तब आपको नेचुरलाइजेशन से हम लोग सिटीजन डिक्लेयर कर सकते हैं या घोषित कर सकते हैं। इस टाइम लिमिट को कम कर दिया गया। यहाँ पे कहा गया अगर आप पिछले 6 साल से भी रह रहे हो तो भी हम आपको यहाँ पे सिटीजन डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट को क्लियरली स्पेसिफाई किया गया, यानी यहाँ पे बताया गया कि भाई अवैध अप्रवासी कौन होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई। सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा, या फिर अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स है लेकिन जो उसकी समय सीमा तय की गई है भारत में रहने के लिए उससे ज़्यादा वो यहाँ पे रुक गया तो वो यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट घोषित हो जाएगा। फिर दोस्तों ये जो नया अधिनियम है इसके तहत कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि हमारे देश में कुछ एक अधिनियम है जो इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ने पे, उनको डिपोर्ट करने पे प्रावधान जारी करते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे फॉरेन एक्ट है, तात्पर्य है मेरा यहाँ पे एक फॉरेनर्स एक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे एक पासपोर्ट एक्ट भी है। तो इन दोनों अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट है, अवैध अप्रवासी है, तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाएगा या उसको वापस उसके देश का पता लगा के वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस नए अधिनियम में जो 6 हमने कम्युनिटीज़ की बात की है, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियंस और पारसी, इन लोगों को अगर इस प्रकार से पकड़ा गया कि वे इलीगल माइग्रेंट हैं तो ये दोनों एक्ट इन पे लागू नहीं होंगे। इनको इस प्रकार से कोई जेल नहीं किया जाएगा या डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो संविधान की 6ठी अनुसूची है उसके तहत भी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को इससे बाहर रखा गया है, उनको एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड है। तो इन प्रावधानों के बारे में आप अपने उत्तर में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। सबसे पहले हमने अनेकता में एकता वाली बात लिखी है, विविधता में एकता का आपने यहाँ पे वर्णन किया है। हमने लिखा है भारत उन राष्ट्रों में से एक है जिसने अनेकता में एकता कहावत को सच साबित किया है, और शायद यही कारण है कि अलग अलग देशों से लोग भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं। फिर हम इस सीधे अधिनियम पे आ गए हैं। ये जो संशोधन अधिनियम है ये 9 दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। आपको डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ईयर याद रख लीजिए। इस विधेयक के क्या उद्देश्य थे? 6 समुदायों के बारे में बात करता था, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन। इनके सदस्य जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, यानी कि जो इंडिया के इन क्षेत्रों से इंडिया में आए हैं, उनको हम लोग नागरिकता प्रदान करेंगे अगर वह अभी तक अवैध अप्रवासी हैं। दूसरे शब्दों में ये जो विधेयक है ये 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसियों के गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारत का नागरिक बनने का आसान तरीका बनता है। तो यहाँ पे आपको दिखता है जैसे कि कई सारे इसके क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, यानी ये हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है, जो 14वां अनुच्छेद है, उसको वायलेट करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगर ये नया संशोधन लागू हो जाता है, ये पुराने वाले 1955 के एक्ट को रिप्लेस कर लेता है। जो 1955 का एक्ट था वो बताता था अगर आपको नेचुरलाइजेशन से यहाँ की नागरिकता हासिल करनी है तो पिछले 14 में से 11 साल से आप भारत में रहने चाहिए, और साथ ही साथ पिछले 12 महीने से तो आप भारत में ही होने चाहिए, कहीं और आप जा नहीं सकते उस दौरान। लेकिन जो नया यहाँ पे संशोधन है उसके तहत ये कहा गया है कि 11 के बजाय अब 6 साल की मान्यता होगी। फिर उसके बाद यह अवैध अप्रवासी को परिभाषित करता है, कहता है एक ऐसा विदेशी व्यक्ति जिसके पास या तो वैध यात्रा के दस्तावेज नहीं है या फिर
अगर वह दस्तावेज हैं तो जितने समय के लिए उसको भारत में रहने की अनुमति मिली है उससे ज़्यादा समय वो भारत में रह गया तो वह अवैध अप्रवासी है। फिर इसमें कई सारी छूट शामिल हैं, जैसे कि हमने बताया, एक तो विदेशी अधिनियम है 1946 का, एक 1920 का पासपोर्ट अधिनियम है जो कि आम तौर पे अवैध अप्रवासी को या तो कारावास या फिर उनके डिपोर्टेशन या निर्वासन का प्रावधान करता है। लेकिन नया जो अधिनियम है ये 6 समुदायों को इन दोनों ही अधिनियम से बाहर रखता है। फिर उसके अलावा संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके अंतर्गत त्रिपुरा को, मिजोरम को, असम को और मेघालय को इस अधिनियम से छूट दी गई है। हालांकि कुछ आलोचक इसमें यह कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है ये। उसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 14 को, जो कि सभी व्यक्तियों को समानता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उसका यह उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। प्रावधान लिखेंगे, कुछ चैलेंजेस लिखेंगे और शुरुआत में आप भूमिका बनाएंगे कि ये चीज़ आई क्यों है। फिर हम दोस्तों चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे सेक्शन बी की शुरुआत करेंगे। हर एक सवाल मैक्सिमम आपको 200 शब्दों में आंसर करना होता है। कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि 180 शब्दों में ही आप सवाल को निपटा दें। फिर हर सवाल के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे लिखे होते हैं वो होते हैं 12 नंबर। तो अब इस सेक्शन का जो पहला सवाल है हम उसके ऊपर देखते हैं, नज़र डालते हैं। देखिए, इसमें डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा गया है। पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या है, आखिर डिजिटल और इंडिया साथ मिलके ये क्या एक अवधारणा का निर्माण कर रहा है, आपको ये बताना होगा। उसके अलावा डिजिटल इंडिया का क्या क्या तो कंपोनेंट्स है, क्या पिलर्स हैं इसके, और इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। देखिए, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो डिस्कस या फिर इधर आपका है विवेचना करना। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, आप अपना उत्तर शुरू करें डिजिटल इंडिया के बारे में बताते हुए कि वो क्या होता है। फिर जैसे कि आगे पूछा गया है, आप उसके पिलर्स के बारे में बताएं, उसके कोर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में बताएं। फाइनली आप इसके साथ जुड़ी हुई कुछ चुनौतियों का भी यहाँ पे वर्णन करें। और अंत में कंक्लूजन के तौर पे आप ये लिख सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में और क्या क्या किया जा सकता है परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस उत्तर को जब आप शुरू करेंगे तो डिजिटल इंडिया के बारे में बताते हुए आप ये कह सकते हैं, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसका प्रयास ये रहता है कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विस हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली सब सिटीजन्स तक पहुंच पाएँ। और इसके लिए 2 चीज़ों का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूसरा है बेहतर ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी मदद से डिजिटल इंडिया के थ्रू हम प्रयास कर रहे हैं सरकारी सेवाएं सिटीजन्स तक पहुंच सके इलेक्ट्रॉनिकली। 2 चीज़ें इसमें हमको ज़रूरी पड़ेंगी, एक है इंटरनेट की सेवा और एक है ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। और इसकी मदद से हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने देश को डिजिटली सशक्त बना सकें, डिजिटल एम्पावरमेंट कर सकें हम अपने देश का। ये जो स्कीम है ये प्रयास करती है कि अलग अलग विभागों को एक ही कैनवास पे एक साथ लाके उनसे डिजिटलीकरण के लिए कार्य कराए जा सकें। उसके अलावा इसका एक उद्देश्य ये भी रहता है कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई जा सके, क्योंकि ये पूरा जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया, इंटरनेट पे निर्भर करता है। तो आपको इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी होगी और ख़ास करके ग्रामीण इलाकों में या ऐसे दूर दराज के इलाकों में जहां अभी इंटरनेट की सुविधा या तो उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। इस प्रोग्राम के तहत उन क्षेत्रों में हम लोग बेहतर स्पीड का इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिर अगर हम बात करें इसके कोर एलिमेंट्स क्या क्या हैं या इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं स्थिर और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बारे में। उसके अलावा हम बात करते हैं सरकारी जो भी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनका डिजिटल डिलीवरी करना। फिर हम तीसरी यहाँ पे बात करते हैं कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जा सके और उसको सार्वभौमिक बनाया जा सके। तो इस प्रकार से आप इससे जुड़े हुए कुछ एलिमेंट्स लिख सकते हैं और भी आप अपनी तरफ से कुछ यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर हम लिखें कि इसके साथ जुड़ी हुई चुनौतियाँ क्या हैं, तो सबसे पहले तो भाई जो हमने ऊपर बात की कि इंटरनेट की स्पीड नहीं है, उसके अलावा बहुत जगह पर तो इंटरनेट की मौजूदगी ही नहीं है। उसके अलावा अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग उसको अडॉप्ट करने में समय लगाते हैं, उसको शुरुआत में अडॉप्ट करने के प्रति रिलक्टेंट रहते हैं। फिर हमारे देश में स्किल्ड मैन पावर की कमी है जो इस प्रोग्राम को चला सके। उसके अलावा
अगर इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ उससे जुड़ी हुई चुनौतियां भी आती हैं। जैसे कि अगर डिजिटल इंडिया हो जाता है तो साइबर अटैक एक नई चुनौती हमारे सामने उभर के आती है। आजकल साइबर आतंकवाद भी चल रहा है। अलग अलग प्रकार से युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। तो इन सब चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना होगा। और अल्टीमेटली अगर सब कुछ आप ले भी पाएंगे तो इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए कि लोगों में डिजिटल साक्षरता हो। अगर वो लिटरेट नहीं होंगे, डिजिटल के लिए उनके मन में वो अपनाने वाला भाव नहीं होगा, तो ग्राउंड लेवल पे ये जो प्रोग्राम है, ये स्कीम है, ये कुछ खास कर नहीं पाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना हमको ज़रूरी है। अब एक बार देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बात की, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर सभी मिनिस्ट्री को एक साथ लाया जाता है और कोशिश की जाती है कि वे डिजिटलाइजेशन की तरफ एक साथ एकजुट होकर कार्य करें। फिर यह सुनिश्चित कराता है कि सरकार द्वारा जो भी सेवाएं दी जाती हैं नागरिकों को, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए दो चीज़ें हमको चाहिए होंगी, एक तो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना और इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बढ़ाना। तो ओवरऑल अगर आप ये सब कुछ देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो मिशन है इसका उद्देश्य है कि देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। अलग अलग मंत्रालयों को, विभागों को इसमें शामिल किया गया है और यह एक व्यापक दृष्टिकोण बनाता है जिसके तहत सब लोग एक साथ आके एकीकृत प्रयास करते हैं। उसके अलावा ये जो मिशन है इसके अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि भाई ग्रामीण इलाकों में और दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। कई सारे क्षेत्रों में तो इंटरनेट उपलब्ध ही नहीं है, जहाँ पे उपलब्ध है उसमें स्पीड नहीं आती। दोनों ही फैक्टर्स हमारे मिशन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इन क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट हम पहुँचा सके। 3 इसके मुख्य घटक रखे गए हैं: स्थिर और सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना का विकास, सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने पहले भी देखी, और डिजिटल साक्षरता का सार्वभौमिकरण। अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो आप ऊपर से कितने भी डिजिटल इंडिया के प्रयास करते रहें, ग्राउंड लेवल पे उसके फ़ायदे नहीं मिल पाएंगे। सबसे पहला है जनता को जागरूक करना, उनको साक्षर बनाना कि किस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी को वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये जो प्रोग्राम है इसके टोटल 9 पिलर्स हैं, 9 स्तंभ हैं। जैसे कि प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा गया है, इसको हम लोग यहाँ पर बताते हैं। एक तो है ब्रॉडबैंड का हाईवे बनाना, उसके अलावा यूनिवर्सल एक्सेस बनाना मोबाइल कनेक्टिविटी का, यानी मोबाइल कनेक्टिविटी की आपको सार्वभौमिक पहुँच बनानी है। इस दिशा में हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं वो आप देखते हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काम किया जाना बाकी है इस क्षेत्र में, जहाँ पे हमको सार्वजनिक इंटरनेट का एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं ई गवर्नेंस को अपनाने की, जहाँ पे प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार के प्रयास किए जाते हैं। ई क्रांति इसका एक और स्तंभ है, जहाँ पे सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी पे हम लोग फोकस करते हैं, सभी के लिए सूचना आसानी से उपलब्ध हो, अवेलेबल हो। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की तरफ हम लोग चल निकलें, नौकरियों के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें, और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम इसके 9वें स्तंभ में शामिल है। तो टोटल इसके 9 पिलर्स हैं जो पूरी तरीके से इस मिशन को डिफाइन करते हैं और बताते हैं इस मिशन में क्या क्या इन्वॉल्व है। अब हालांकि इतनी सब अच्छी बातें हमने कर ली, पर कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको देखना अभी आवश्यक है। सबसे पहले इंटरनेट की जो पहुंच है वो अभी हर क्षेत्र में नहीं है, वो कम है। जहां जहां पे है भी वहां पे स्पीड कम है। उसके अलावा जो नई नई प्रौद्योगिकी उभर रही हैं, लोगों में उनके प्रति अडेप्टेबिलिटी नहीं है। उसके अलावा जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है उसके लिए हमको जो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए उसका भी अभाव है। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आती हैं, साथ में साइबर हमले, साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर आतंकवाद, युवाओं का रेडिकलाइजेशन, इस प्रकार की समस्याएं अपने साथ लेके आती हैं। और अभी यूज़र एजुकेशन का भी अभाव है, लोगों में जागरूकता की कमी है, उनमें साक्षरता की कमी है, अगर डिजिटल के संदर्भ में हम लोग यहाँ बात करते हैं तो। हालांकि डिजिटल साक्षरता के विभिन्न आयामों को शामिल करे हुए डिजिटल इंडिया एक पहल के रूप में तो सराहनीय कार्यक्रम है, लेकिन काम तब बनेगा जब आप देश की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पहचान के
उनके अनुसार अपने कार्यक्रम को संशोधित करेंगे। इस प्रकार से आप एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख के अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें किस तरीके से डिजिटल इंडिया सिटीजन्स को सशक्त बनाता है, सबसे पहले वो कोशिश करता है कि सबके पास डिजिटल लिटरेसी हो, यानी सार्वभौमिक साक्षरता हो डिजिटल के संदर्भ में। उसके अलावा ये डिजिटल रिसोर्सेज को यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाता है, हर व्यक्ति उसको एक्सेस कर पाए, हर व्यक्ति की उस तक आसानी से पहुंच हो। फिर सभी जो आपके दस्तावेज हैं उसको आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपको उनकी हार्ड कॉपी लेके इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं। हार्ड कॉपी में बड़ी चिंताएं रहती हैं, भाई ये गुम सकती है, जल सकती है, फट सकती है, ख़राब हो सकती है, इस पर कुछ गिर सकता है। लेकिन अगर आपके मोबाइल या फिर क्लाउड में आपकी सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर होंगे तो आप आसानी से उसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल आपके साथ हर जगह चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोशिश ये की जाएगी जो डिजिटल सेवाएं हम लोग प्रदान करें उनको वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान किया जा सके, जिससे कि आम आदमी बेहतर तरीके से उससे कनेक्ट कर पाए। और इस सब की मदद से हम लोग कोशिश करेंगे एक पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस बनाने की, यानी एक ऐसी गवर्नेंस, एक ऐसा प्रशासन एस्टैब्लिश करने की जिसमें जन भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो। फिर दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में हमको बात करनी है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वर्णन करना है। ये बिल्कुल सीधा सा सवाल है, आपको इस अथॉरिटी के बारे में, इसकी सब चीज़ों के बारे में लिखना है। शुरुआत आप करेंगे एक पीछे से हल्का ओवरव्यू देते हुए कि ये बॉडी है क्या, ये अथॉरिटी क्या है। फिर दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसके साथ जुड़े हुए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फाइनली आप बता सकते हैं कि इसकी पावर्स या इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों अगर इसकी शुरुआत करनी हो तो आप इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं जो अथॉरिटी है ये बेसिकली 2003 में स्थापित की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है, जो मुख्यालय है, वो चेन्नई में है। उसके अलावा इसको स्थापित क्यों किया गया था, एक हमने अपने भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट लागू किया था 2002 में, और अगर वो हम बात करें वो क्यों लागू किया था, तो हमने 1992 में एक संयुक्त राष्ट्र का डिक्लेरेशन साइन किया था, UNCBD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हमने साइन किया था। उसी के प्रावधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अपने देश में बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया, और उसके प्रावधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का गठन किया। तो इस अनुसार ये एक वैधानिक निकाय, ये स्टैट्यूटरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये साथ में ऑटोनॉमस भी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर कार्य करती है। तो इस प्रकार से तो आप इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आपने इस बॉडी के बारे में सब कुछ यहाँ पे बता दिया। फिर अगर हम आगे बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बताते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये है कि यह ये जैव संसाधन के संरक्षण के बारे में और उसके धारणीय उपयोग के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देती है, यानी सलाह देती है। तो इसके एडवाइजरी फंक्शंस हैं। उसके अलावा जो भी जैव संसाधन हैं उन तक ये ईजी और बेहतर पहुंच बनाने का प्रयास करती है। साथ ही ये जो संसाधन है इसका फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग हो पाए, इसका यह ध्यान रखती है, यानी हर व्यक्ति को इसके सही लाभ, समान लाभ उपलब्ध हो पाएँ। अगर हम मान लें कि इससे संबंधित कोई इशू है या फिर इस प्राधिकरण के किसी डिसीजन से संबंधित कोई इशू होते हैं तो उनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सॉल्व किया जाता है। अब इसके अगर कुछ और फंक्शंस पे बात करें तो ये राज्य सरकारों की मदद करती है उन क्षेत्रों को चुनने में, उन क्षेत्रों के सिलेक्शन में जो बायोडाइवर्सिटी के लिए या जैव विविधता के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही अगर किसी फॉरेन कंपनी को बौद्धिक संपदा अधिकार ग्रांट किया जा रहा हो तो उसके अगेंस्ट ये अपनी आवाज़ उठाती है। अगर वह रिसोर्स इंडिया से ऑब्टेन्ड हो और उसके बेनिफिट्स बेहतर तरीके से इंडिया के लोगों में डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाएँ। अगर इसे कॉम्पोजिशन की बात करें दोस्तों तो इसमें अलग अलग 3 स्तर पे हम लोग बात कर सकते हैं। एक इसमें चेयरमैन होते हैं, इसमें करीब 10 एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं, यानी पदेन सदस्य होते हैं, और 5 कोई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं इसमें। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो केंद्र सरकार इसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरह कार्य करती है। तो ये सब पॉइंट्स, ये सब चीज़ें आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं।
अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले तो हम इस बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 यानी कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करना था। और हमने इसको क्यों लागू किया था, इसको इम्प्लीमेंट क्यों किया? क्योंकि हम लोग UNCBD में शामिल हुए थे, यानी जैव विविधता पर जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था उसमें हम शामिल हुए थे। इस वजह से हमने ये अपने देश में आके लागू किया। इसको लागू करने के लिए, यानी इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना की थी। ये स्टैट्यूटरी है, वैधानिक है, ये ऑटोनॉमस है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर दोस्तों जैसे मैंने बताया, ये 2002 का जो जैव विविधता अधिनियम है ये इस वजह से आया था क्योंकि हमने एक कमिटमेंट किया था ग्लोबल लेवल पे कि हम जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे। और इस वजह से हमारे सामने आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। उसी के अंतर्गत ये हमारे सामने आया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसके ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो ये जैव संसाधन के संरक्षण और उसके धारणीय उपयोग के मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देता है। साथ ही यह एक नियामक के तौर पे भी कार्य करता है। साथ ही ये प्रयास करता है कि जैविक संसाधनों तक पहुंच सुगम बनाई जा सके और उसके संदर्भ में ये दिशा निर्देश जारी करता है। और साथ ही इसका प्रयास रहता है कि जैविक संसाधनों के संदर्भ में सभी के बीच उनका उचित और न्याय संगत लाभ साझा किया जा सके। उसके अलावा अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पे जैविक संसाधनों के लाभ के बंटवारे या इसके द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में विवाद होते हैं तो इन मुद्दों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण या NGT में तय किया जाता है। इसके अलावा प्राधिकरण जो है वो राज्य सरकारों को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन करने में भी मदद करता है, सलाह देता है। अगर भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन को दूसरे देश में ले जाया जा रहा हो या फिर उसको बौद्धिक संपदा अधिकार देने का प्रयास हो रहा हो तो यह उसका विरोध करता है और उसको रोकने के लिए, उसके खिलाफ कदम उठाने के लिए इसके पास पर्याप्त शक्ति भी है। इसका जो मुख्यालय है वह चेन्नई में है। इसके अलावा इसकी संरचना के बारे में अगर बात करें तो 1 इसमें होते हैं अध्यक्ष, उसके बाद 5 इसमें होते हैं गैर सरकारी सदस्य और उसके बाद 10 इसमें होते हैं पदेन सदस्य। इसमें नियुक्ति प्राधिकारी जो है वो है भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर बना सकते हैं। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। यहाँ पे हमने एक एक्ट आपके लिए समझाया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था। ये एक्ट क्या करता है, ये लिस्टेड स्पीशीज बताता है, एनिमल की, बर्ड की, प्लांट्स की, और कहता है इनके साथ जिस लिस्ट में वो मौजूद हैं, जिस शेड्यूल में वो मौजूद हैं, उस अनुसार जो जो प्रावधान लगते हैं वो उन पे लगेंगे। उसके अलावा ये प्रयास करता है कि एक ऐसा नेटवर्क स्थापित किया जा सके जो इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करे और उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे कि नेशनल पार्क, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फिर इसमें अलग अलग 6 शेड्यूल्स होते हैं जिसमें बर्ड भी शामिल है, एनिमल भी शामिल है और प्लांट भी शामिल हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बताता है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व। तो इन सभी क्षेत्रों की स्थापना के लिए ये अधिनियम जिम्मेदार है। फिर यह एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को भी एस्टैब्लिश करता है, यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को एस्टैब्लिश करता है। यह वन्यजीव संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग सरकार अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करती है। फिर ये एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का भी निर्माण करता है, उसका गठन करता है। उसको हम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी कहते हैं। जैसा कि नाम में स्पष्ट है, ये भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कार्य करता है, उसके लिए प्रावधान बनाता है, अलग अलग प्रयास करता है, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स निकालता है। फिर इस एक्ट के तहत हंटिंग पे बैन किया हुआ है। पहले जो 3 शेड्यूल हैं, जो शुरुआत की 3 अनुसूची हैं, उनके अनुसार उनमें आने वाले जानवरों का आप शिकार नहीं कर सकते और अगर आपको ऐसा करता हुआ पाया गया तो आपको दंडित किया जा सकता है। फिर अगर बात करें दोस्तों तो सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम
जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो जो हमने बात की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो कि वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, ये भी सरकारी स्टेप में से एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, ये वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, उसके नियंत्रण के लिए, उसके उपशमन के लिए प्रावधान करता है। इसी प्रकार से जल प्रदूषण से संबंधित एक और अधिनियम है जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और 1988 में संशोधित हुआ अधिनियम के तौर पे जाना जाता है। वही बात है, जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए, उसके नियंत्रण के लिए अलग अलग प्रावधान करता है। फिर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946। फिर आती है स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो शायद 2010 के आसपास की गई थी। ये पर्यावरण संबंधी मुद्दों को, मामलों को, विवादों को त्वरित रूप से सुलझाता है। फिर आता है जैव विविधता अधिनियम 2002 जिसके बारे में हमने बात की थी। ये जैविक संसाधन के संरक्षण, इसके सतत उपयोग का प्रबंधन और जैविक संसाधन के उचित और न्याय संगत बंटवारे के ऊपर प्रावधान करता है। फिर आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसमें वनों की कटाई को प्रतिबंधित किया गया है। तो इस प्रकार से सरकार लगातार कदम उठा रही है जिससे जैव विविधता को बचाया जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके और उसको बेहतर किया जा सके। दोस्तों फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे सुगम्य भारत अभियान की भूमिका के बारे में, उसके महत्व के बारे में हमको टिप्पणी लिखनी है। तो ये टिप्पणी जब आपको लिखनी है तो ये शॉर्ट नोट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसमें कोई मुख्य शब्द है नहीं। इसकी शुरुआत में दोस्तों आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1955 का। इसका संक्षिप्त विवरण देके आप इसकी भूमिका बना सकते हैं। फिर बना सकते हैं आप आगे इस अभियान को बताने की राह, उसमें आप बताएंगे कि सुगम्य भारत अभियान जो है वो क्यों लाया गया, उसके पीछे मेन एम क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, उसने अभी तक क्या क्या किया है, इसका आप विस्तार में उल्लेख करें और उसके बाद आप इसके विभिन्न घटकों के बारे में बताएं और यह एक सकारात्मक कदम किस प्रकार है, इस चीज़ को आप बताते हुए अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी आप शुरुआत इस एक्ट के बारे में बता के कर सकते हैं कि इस एक्ट का एक मेन उद्देश्य था कि जो भी दिव्यांगजन है या फिर निशक्त व्यक्ति हैं उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। फिर आप इस अभियान के बारे में बता सकते हैं 2015 वर्ष में इसको शुरू किया गया। ये सरकार का एक फ्लैगशिप अभियान है। उसके अलावा ये जो अभियान है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर इस स्कीम को रन किया जा रहा है। और 2007 में एक संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन हुआ था निशक्त व्यक्तियों के ऊपर या फिर दिव्यांगजनों के ऊपर, उसी को लागू करने के लिए ये अभियान हमने यहाँ पे लाया। ये जो एक डिक्लेरेशन हुआ या फिर ये हम कन्वेंशन की बात करें ये हुआ, इसमें इंडिया सिग्नेटरी है, इसीलिए उसके लिए ज़रूरी भी था इस प्रकार का कोई अभियान अपने यहाँ शुरू करना जो कि भारत को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बना सके। तो इस प्रकार से आप इस अभियान के बारे में कुछ कुछ डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब अगर कंपोनेंट की बात आए तो आप उसमें देख सकते हैं कि भाई इस अभियान के कंपोनेंट्स में एक तो है कि जन जागरूकता को बढ़ाना, दूसरा है कि संसाधनों का सृजन करना, तीसरा है क्षमता निर्माण करना जिससे कि ये जो अभियान है उसके जो जो प्रावधान हैं, जो जो हमने उसमें अपनी आकांक्षाएं जताई हैं, रखी हैं, उनको पूरा किया जा सके। और उसके अलावा CSR संसाधनों को जुटाना जिससे कि फंड की कमी ना पड़े। उसके अलावा इस अभियान से संबंधित आप ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव इसका है कि जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी रेलवे हैं, उन सभी को दिव्यांगजन के लिए सुगम बनाना। उसके अलावा ये एम करता है कि कम से कम 50% जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको दिल्ली में यानी नेशनल कैपिटल में और हर एक राज्य के राजधानी में कवर करना। कम से कम उन बिल्डिंग्स को तो हर तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाना, दिव्यांगजन के लिए सुगम बनाना। उसके अलावा इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये सार्वभौमिक पहुंच बनाना चाहता है जिससे कि भारत सुगम बन सके। साथ ही एक इंडेक्स जारी करता है जिसके बिहाफ पे देखा जाता है कोई भी क्षेत्र दिव्यांगजन के लिए कितना एक्सेसिबल है, वहाँ तक पहुँच कितनी आसान है। तो ये सब आप इसके ऑब्जेक्टिव में मेंशन कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसका हमने उत्तर किस प्रकार लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हम ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में बताते हैं। ये एक्ट जो है ये इस प्रकार
का एक वातावरण बनाना चाहता है जो सभी पहलुओं में भेदभाव रहित हो। ये जो सुगम्य भारत अभियान है 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था। ये सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, फ्लैगशिप स्कीम है। ये इस दिन इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस अभियान को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। इसके अलावा एक अभियान शुरू करने के पीछे कुछ इंस्पिरेशन होती है, तो इस अभियान के पीछे जो इंस्पिरेशन थी वो था विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई बातें। उसके अनुच्छेद 9 को पालन करने के लिए या फिर उसका पालन करने के लिए भारत ने यह सुगम्य भारत अभियान लॉन्च किया। इस जो सम्मेलन है उसमें एक डॉक्यूमेंट निकल के आया। डॉक्यूमेंट पे भारत ने करीब 2007 में हस्ताक्षर कर दिए थे। अब उस प्रतिबद्धता को जताते हुए भारत ने ये अभियान शुरू किया है। ये अभियान है दिव्यांग वर्ग की सेवा पर केंद्रित है। उसके अलावा इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराई जा सके, भारत में दिव्यांग नागरिकों के लिए जीवन सुगम्य बनाया जा सके। ये मिशन एक सूचकांक प्रदान करता है। उसके आधार पर यह देखा जाता है कि कोई भी जगह पे जो वातावरण है वो दिव्यांग व्यक्ति के लिए कितना अनुकूल है और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कितनी अच्छी है। अब इसके प्रमुख घटकों की बात करें तो सबसे पहले जन जागरूकता पैदा करना, उसके अलावा अलग अलग पहलों को शुरुआत करना, जैसे कि तकनीकी पहल, कानूनी पहल, संसाधनों का सृजन जिसकी मदद से हम दिव्यांगजन को सशक्त कर सकें, क्षमता का निर्माण करना जिसकी मदद से हम लोग ये अभियान अच्छे से चला सकें, और अल्टीमेटली CSR संसाधनों को बढ़ाना जिसकी मदद से फंड का जुगाड़ हो सके। कार्यक्रम इस बात पे भी फोकस करता है कि राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानी में जितने भी सरकारी भवन हैं कम से कम उसमें 50% दिव्यांग वर्ग के लिए पूरी तरीके से सुलभ हों। इसके अलावा सभी हवाई अड्डे, सभी रेलवे स्टेशन, इनफैक्ट प्रमुख रेलवे स्टेशन यहाँ पे टारगेट किए गए हैं। उन जगहों पे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। फिर इस क्वेश्चन को समाप्त करते हुए एक अच्छा सा निष्कर्ष हम लिखेंगे। भारत में जहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग विकलांगता से ग्रस्त हैं, सुगम्य भारत अभियान जैसे कदम आशा की किरण बनकर उभरते हैं। यानी आपने ये जो अभियान है इसके बारे में भी अच्छी बात लिख दी और साथ में ये भी बता दिया कि भारत में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक डिसेबिलिटी से सफ़र करती है। तो ये एक तरीके से इस समस्या का समाधान आपने लिख दिया है। कोशिश करें इसी प्रकार से अपना निष्कर्ष लिखें। फिर अगर डिसेबिलिटी संबंधित कुछ फैक्ट की हम लोग बात करें जो आप अपने मुख्य परीक्षा में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों भारतीय जनसंख्या का करीब 2.2% भाग दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या है। ये जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 69% दिव्यांग जनसंख्या निवास करती है। ये भी 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। इनको आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। फिर चैलेंजेस क्या रहते हैं इनके लिए? सबसे पहले तो बुनियादी ढांचे का अभाव रहता है। इसके अलावा जो एजुकेशन लेवल या शिक्षा लेवल की बात करते हैं तो अधिकांश स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। लोगों में विकलांगता या दिव्यांगता के प्रति जागरूकता नहीं है। कई सारे ऐसे दिव्यांग व्यक्ति होते हैं जिनका उपचार किया जा सकता है लेकिन समय पर इलाज उनको मिल नहीं पाता। इसकी वजह से उनको जीवन भर इससे ग्रस्त रहना पड़ता है। दिव्यांग व्यक्तियों को आमतौर पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उनको गलत गलत चीज़ें कहकर संबोधित किया जाता है जिसकी वजह से मानवता शर्मसार होती है। स्वास्थ्य देखभाल की बात करें तो ग्रामीण और शहरी विभाजन की वजह से ग्रामीण इलाकों में बेसिक सुविधाओं की भी कमी है और अगर व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उसकी जेब खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो या तो स्वयं गरीबी की रेखा के नीचे चला जाएगा और या कोई गरीब व्यक्ति होगा तो वो इलाज ही नहीं करा पाएगा। किसी भी बदलाव के लिए राजनीतिक विल या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का होना ज़रूरी है और पॉलिटिक्स में भी उस कम्युनिटी श्रेणी का कोई व्यक्ति होना ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ है इसका यहाँ पे अभाव है क्योंकि अगर एक कम्युनिटी से या एक चीज़ से ग्रसित कोई व्यक्ति वहाँ पे होगा तो वह उस समस्या के प्रति जागरूकता लोगों में फैला सकेगा और उसी अनुसार किसी नीति का निर्माण किया जा सकता है। पर इसके अभाव के कारण सटीक नीतियाँ भी नहीं बन पाती। उसके अलावा आप कुछ और चीज़ें लिख सकते हैं जैसे कि सभी उद्योगों और कार्यक्रम का खराब क्रियान्वयन एक आम समस्या है। डेटा भी अच्छा नहीं है जिससे हमको पता ही नहीं है कि टोटल कितने अभी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनको
हमारी मदद की ज़रूरत है। यह एक राज्य सूची का विषय है। इसकी वजह से भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम में भिन्नता होती है, जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न होते हैं। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो विकलांग परिवार माफ़ कीजिएगा, विकलांगता एक परिवार पे अतिरिक्त खर्चे का बोझ बढ़ाती है, जिससे परिवार गरीबी दर के नीचे सरक जाता है और एक दुष्चक्र में वो एंटर हो जाता है, जिसमें वह प्रताड़ित होता रहता है, उसका शोषण होता रहता है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण का थोड़ा प्रावधान है, लेकिन निजी क्षेत्र में जो एटमॉस्फेयर है वो एक दिव्यांग व्यक्ति के कार्य करने के लिए उतना अनुकूल नहीं है। तो इन सब समस्याओं पर कार्य किया जाना चाहिए। फिर चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर भारत का परमानेंट मेंबरशिप का दावा जो कि वह सिक्योरिटी काउंसिल में करता है, उसके ऊपर सवाल पूछा गया है। सवाल में कहा गया है, क्या भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के लिए प्रबल दावेदार है? इस संबंध में आपको तार्किक उत्तर देने हैं। मतलब आपको यहाँ पे लॉजिक्स बताने हैं, रीजंस बताने कि अगर आप मानते हैं तो ऐसा क्यों मानते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे यह कहते हुए शुरू करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो अभी भी पूरे विश्व के पावर स्ट्रक्चर को सही से नहीं दर्शाता, क्योंकि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि भारत जो अब बहुत तेज़ी से ऊपर इमर्ज कर रही हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, भारत का नाम आप टॉप कंट्रीज़ में पाते हैं, लेकिन वो काफ़ी समय से प्रयास कर रही है इसमें परमानेंट मेंबर होने का, पर कहीं ना कहीं कोई बात उसके इस प्रयासों को बाधित कर देती है। तो जो अभी स्ट्रक्चर प्रीवेल कर रहा है यूएनएससी का, वो सही से पावर को नहीं दर्शाता है। तो ये आपने एक भूमिका बना दी। फिर आप आगे ये चीज़ बता सकते हैं कि भारत उस पोजीशन के लिए क्यों एक प्रबल दावेदार है। आप दोस्तों इसमें कुछ एक पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे भारत इस वजह से प्रबल दावेदारी रखता है क्योंकि भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, एक फाउंडिंग मेंबर है। उसके अलावा जो पीस कीपिंग फोर्सेस यूएन मेंटेन करता है उसमें भारत करीब 2 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सोल्जर्स की रिस्पेक्ट में एज कंपेयर टू सभी P5 नेशंस की अलग अलग अपनी आर्मी। तो भारत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा भारत को पहले भी कई बार इसके लिए यानी यहाँ पे एक स्थायी सदस्य बनने के लिए कहा गया, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था 1950 के आसपास, 1955 में सोवियत संघ ने कहा था, लेकिन तब क्योंकि कोल्ड वॉर का समय चल रहा था और हम लोगों ने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू करा था, नॉन अलाइंड हमारा स्टैंस था, तो हमने मना कर दिया। फिर उसके बाद भारत एक न्यूक्लियर स्टेट भी घोषित कर दिया गया था 1998 के बाद से। उसके अलावा भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक अच्छी पावर है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे विश्व में भारत। तो ये सभी फैक्टर्स भारत को एक प्रबल दावेदार बनाते हैं। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार हमने इसका आंसर लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, हालांकि 75 वर्षों से अधिक समय इसको हो चुका है गठित हुए, एस्टैब्लिश हुए, लेकिन अभी भी वर्तमान दुनिया की शक्ति संरचना को सही से प्रदर्शित नहीं कर पाती। भारत एक शक्तिशाली सदस्य है और विश्व में एक उभरती हुई शक्ति भी है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे अपनी स्थायी सदस्यता के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसको अपने मार्ग में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वह एक प्रबल दावेदार भी है। अब ऐसा क्यों है वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये जो है संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है और उसने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन भी किया है और उनमें सम्मिलित हुआ है। अगर शांति स्थापना की मिशन की बात करें तो उसमें वह महत्वपूर्ण योगदान देता है। P5 देशों की तुलना में भारत ने शांति मिशन में लगभग 2 गुना सैनिकों को तैनात किया है। तो आप समझिए 2 टाइम्स ज़्यादा हमारे सोल्जर्स वहाँ पे तैनात हैं। 1950 में हमसे अमेरिका ने कहा था, 55 में USSR ने कहा था, लेकिन हम उस समय शामिल नहीं हुए क्योंकि हम गुट निरपेक्ष रुख अपनाए हुए थे। उसके अलावा ये शीत युद्ध का भी दौर चल रहा था, तो उसमें तो गुट निरपेक्ष रहना हमारी आइडियोलॉजी को दर्शा रहा था। उसके अलावा भारत अभी एक विश्व में प्रमुख आर्थिक शक्तियों की तौर पे उभर रहा है। यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो आर्थिक विकास के लिए भारत के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, साथ ही यह विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेपन की, तो हमको न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा भी प्राप्त हो गया था 1998 में।
तो ये सब बातें भारत को एक प्रबल दावेदार बनाती है, योग्य दावेदार बनाती है। तो ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं। और अगर यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो फिर वह भारत की स्थिति, जो कि अभी एक जिम्मेदार हितधारक की है, उसको बदल के वैश्विक शांति निर्माता की पोजीशन के तौर पे भारत को सामने ला सकता है। तो इसीलिए भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, वह उसका प्रबल दावेदार है। तो दोस्तों, अपने आज के डिस्कशन में यहीं तक के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन रखेंगे। आने वाले पेपर में इसके आगे के सवाल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप पूरे लेक्चर में आज मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।